हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है उसकी कक्षा 9 की इतिहास की पुस्तक समकालीन भारत और विश्व का MCQ रिव्यू करेंगे, जो DSSB और EMRS TGT सोशल साइंस के एग्जाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारी 9th क्लास की इतिहास की पुस्तक समकालीन भारत और विश्व, जिसका पहले पार्ट का नाम है फ्रांसीसी क्रांति। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, क्रांति के समय फ्रांस पर कितना विदेशी ऋण था? तो 12 अरब लिरवे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सभा बुलाने का उद्देश्य क्या था? कर को लगाने के लिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राजा से झगड़े के पश्चात राष्ट्रीय सभा किस स्थान पर एकत्रित हुई? टेनिस कोर्ट में। अगले सवाल की ओर तरफ बढ़ते हैं। फ्रांस में मानव एवं नागरिक अधिकारों की घोषणा किसने की? राष्ट्रीय महासभा ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बास्तिल का पतन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। बास्तिल का किला किस बात का प्रतीक था? निरंकुश शक्तियों का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। फ्रांसीसी क्रांति का आरंभ किस ऐतिहासिक घटना से माना जाता है? बास्तिल के पतन से। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सभा ने संविधान तैयार किया था 1791 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 10 अगस्त 1792 से लेकर 20 सितंबर 1792 तक फ्रांस का शासन किसके हाथों में रहा? पेरिस कम्यून के हाथों में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सितंबर सम्मेलन में लुई सोल्वे के लिए क्या दंड निश्चित किया गया? मृत्युदंड। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लुई सोल्वे को मृत्युदंड कब दिया गया? 1793 में। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय सम्मेलन ने किस अमानवीय प्रथा का अंत किया? दास प्रथा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रॉबेस्पियर को गिलेटिन पर कब चढ़ाया गया? जुलाई 1794 में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जिरोंदिस दल ने देश की आर्थिक दशा सुधारने के लिए कौन सी नई मुद्रा चलाई? तो वे चलाए थे कागज के नोट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता जिस सैनिक तानाशाह के उदय का आधार बनी हुई थी? नेपोलियन बोनापार्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फ्रांस में महिलाओं को मत देने का अधिकार मिला 1946 में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्रांतिकारी फ्रांस से आने वाले विचारों का समर्थन किया? टीपू सुल्तान और राजा राम मोहन राय ने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। नंबर 2, आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए। नंबर 3, भार और मापन की एक समान व्यवस्था लागू की। नंबर 4, क्षेत्रीय बोलियों को प्रोत्साहित किया। तो इनमें से कौन सा कूट सही है? तो इसमें पहला, दूसरा और तीसरा सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं कि 2 कथन हैं, एक अभिकथन और एक तर्क के रूप में है। तो फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा और फ्रांसीसी क्रांति ने राष्ट्रवाद और व्यक्तिगत अधिकारों के विचारों को फैलाने में मदद की। अन्य यूरोपीय देशों में राष्ट्रवादी आंदोलन को प्रेरित किया। तो इसमें पहला सही है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और सही का चयन कीजिए। तो इसमें सही चयन है, फ्रांसीसी समाज में राज्य को सीधे भुगतान किए जाने वाले कर को टाइल के नाम से जाना जाता है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। लुई सोल्वे ने नए करों के प्रस्तावों को पारित करने के लिए स्टेट जनरल की सभा कब बुलाई थी? तो वो बुलाई थी 5 मई 1779 में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेपोलियन किस युद्ध में पराजित हुआ था? तो वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फ्रांस के पहले सम्राट कौन थे? नेपोलियन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वाटरलू की लड़ाई के दौरान फ्रांसीसी सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लो पेंट्री फ्रांसीसी क्रांति के संदर्भ में क्या है? तो ये पैतृक भूमि को कहा जाता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति ने डैश इस शब्द को आधुनिक नाम दिया? तो वह था गणतंत्र। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था? तो लुई सोलवा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1790 के दशक में डैश की चढ़ाई के साथ फ्रांसीसी क्रांति का अंत हो गया? तो नेपोलियन बोनापार्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मुद्रण संस्कृति द्वारा क्रांति की स्थिति किसके लिए बनाई गई थी? तो फ्रेंच क्रांति। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1804 में नेपोलियन कोड में निम्नलिखित में से कौन सा कोड शामिल था?
तो नागरिक संहिता और आपराधिक प्रकार संहिता, तो इसमें केवल नागरिक संहिता था जो नेपोलियन बोनापार्ट के जरिए शुरू किया गया था। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति में जैकोबिन क्लब के संस्थापक कौन थे? तो वे थे मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर DSSB में जो सवाल पूछे गए थे हम उनका भी रिव्यू करेंगे। तो यहाँ पहला सवाल है, व्हाट इज द थर्ड स्टेट नामक प्रभावशाली पुस्तिका पैम्पलेट का लेखक कौन था? तो वो था आबेसियस। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। लुई 16वें द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल असेंबली ने कब सामंती व्यवस्था के दायित्वों और करों को समाप्त किया था? तो 4 अगस्त 1789। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 18वीं शताब्दी में पुरुषों और महिलाओं के अधिकारों की घोषणा के मसौदे के हिस्से बताने के लिए बर्बर राजा द्वारा राजदंड का प्रतीकात्मक उपयोग किया गया था। राजदंड किसका प्रतिनिधित्व करता? तो राजशाही शक्ति के प्रतीक का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट द्वारा बनाए गए कानून की पहचान करें। तो निजी संपत्ति का संरक्षण। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से एक विकल्प फ्रांसीसी समाज के तीसरे वर्ग में शामिल नहीं है, उसकी पहचान करें। तो अधिशासी निकाय। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1791 के संविधान के तहत राष्ट्रीय असेंबली डैश का नियंत्रण करती थी? तो राजा और मंत्री का। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। वर्ष 1789 के ग्रीष्म मौसम में ब्रिस्टेले पर आक्रमण के तुरंत बाद एक महत्वपूर्ण कानून को प्रभावी बनाया गया था जिसे कहते हैं नियंत्रण का उन्मूलन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के कारणों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो इसमें पहली और दूसरी संपदा पर कर का बोझ। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। किसने कहा कि मेरे बाद प्रलय होगा? तो लुई 15वां। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। फ्रांसीसी क्रांति के मोड़ों में से एक डैश को बेर्सेलेस की और महिला मार्च रहा? तो वह था 5 से 6 अक्टूबर 1789। अगले सवाल की तरफ से। किंग लुई 16 कब निष्पादित किया गया था? तो 21 जनवरी 1793 को। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। पहला सवाल है, यूरोप के अतिवादी किसके विरोधी थे? तो निजी संपत्ति के केंद्रीकरण के। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 19वीं शताब्दी में यूरोप के रूढ़िवादियों के विचारों में क्या परिवर्तन आए? समाज व्यवस्था में धीरे धीरे परिवर्तन लाया जाए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। समाजवादी सभी बुराइयों की जड़ किसे मानते थे? निजी संपत्ति को। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रॉबर्ट ओवन समाजवादी था अंग्रेजों का, एक अंग्रेज अधिकारी, एक अंग्रेज था ये। फ्रांसीसी समाजवादी कौन सा था? तो इसमें लुई ब्लांक। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कार्ल मार्क्स तथा फ्रेडरिक एंगल्स कौन थे? समाजवादी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। समाजवाद का मानना है सारी संपत्ति पर समाज का नियंत्रण होना चाहिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। द्वितीय इंटरनेशनल का संबंध किससे था? समाजवाद से। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रूसी साम्राज्य का प्रमुख धर्म क्या था? रूसी ऑर्थोडॉक्स चर्च। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्रांति से पूर्व रूस की अधिकांश जनता का व्यवसाय था कृषि। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। क्रांति से पूर्व रूस के सूती वस्त्र में उद्योग में हड़ताल हुई 1896-97 में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1914 से रूस में निम्नलिखित दल अवैध था? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रूसी साम्राज्य में मुस्लिम धर्म सुधारक क्या कहलाते थे? जिंदिस्ट। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित भिक्षु रूस की जरीना का सलाहकार था जिसे राजतंत्र को बदनाम किया? रासपुतीन। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। पूंजीपति के लिए मजदूर की मुनाफा कमाता ये विचार दिया था कार्ल मार्क्स ने। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसकी विचारधारा रूसी क्रांति लाने में सहायक सिद्ध हुई? तो कार्ल मार्क्स की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1917 की रूसी क्रांति का आरंभ कहाँ हुआ था? तो पेट्रिग्राड में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1917 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? प्रथम महायुद्ध में रूस की पराजय। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 1917 की रूसी क्रांति को जिस अन्य नाम से पुकारा जाता है वो है बोल्शेविक क्रांति। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रूस में लेनिन ने किस प्रकार के शासन की घोषणा की? मजदूरों, सिपाहियों और किसानों के प्रतिनिधियों की सरकार। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। इनमें से रूस के जार निकोलस ने किस प्रकार की सरकार को अपनाया? तो वह लोकतंत्र। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। मोनशेविकों का नेता कौन था? वो था अलेक्जेंडर केरेंस्की। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। रूस की अस्थायी सरकार का तख्ता पलट कब किया गया? नवंबर 1917 में। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नवंबर 1917 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रूसी क्रांति का कौन सा परिणाम नहीं था? तो मोनशेविकों के प्रभाव में वृद्धि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 1917 की रूसी क्रांति के संदर्भ में दिए गए कथन कौन सा सही है? तो इसमें केवल पहला सही है।
16 अक्टूबर 17 को लेनिन ने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता के लिए समाजवादी अधिग्रहण के लिए सहमत किया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। गैर बोल्शेविकों के लिए अंततः लोकप्रिय समर्थन में कमी का कारण क्या है? तो निजी संपत्ति के समर्थकों द्वारा किसानों के साथ कठोर कदम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बोल्शेविकों ने बोल्शेविक पार्टी का नाम क्या रखा था? रूसी कम्युनिस्ट पार्टी, बोल्शेविक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1917 की फरवरी क्रांति में किस घटना ने एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया? तो वह था श्रम बल में महिला कार्यकर्ताओं की शक्ति का प्रदर्शन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। व्लादिमीर लेनिन ने अपने अप्रैल थीसिस में क्या प्रस्तावित किया था? कि युद्ध को समाप्त किया जाए, भूमि को किसानों का हस्तांतरित किया जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विश्व के एकजुट मजदूरों का नारा किसने दिया था? रूसी क्रांति ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मार्क्सवाद का मुख्य समर्थक किसे माना जाता है? कार्ल मार्क्स को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश पूर्व सोवियत संघ का हिस्सा नहीं था? फिनलैंड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? लेनिन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष को खूनी रविवार के रूप में जाना जाता है? तो 1905 को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कब की थी? 1990 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की अवधारणा किस क्रांति से ली गई? रूसी क्रांति से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रूस की क्रांति में सफरगेट आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला आंदोलन। तो दोस्तों, DSSS परीक्षा में जो सवाल पूछे गए थे अब हम उनका रिव्यू करेंगे। पहला प्रश्न है। 22 फरवरी 17 को नदी नेवा के दाहिने किनारे पर स्थित कारखाने में लुकआउट हुआ। अगले दिन अन्य कारखानों के श्रमिकों ने सहानुभूति में हड़ताल की घोषणा की। इस दिन को क्या कहा गया? तो इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अक्टूबर 17 में सत्ता के समाजवादी अधिग्रहण को व्यवस्थित करने के लिए सोवियत द्वारा सैन्य क्रांतिकारी समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी लियोन ट्रोट्स्की ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राजनीतिक सहयोगियों के विरोध के बावजूद बोल्शेविक ने मार्च 1918 में जर्मनी के साथ शांति संधि कहाँ की थी? तो ब्रेस्ट लिटोवस्क में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। उस सामूहिक खेती के नाम की पहचान करें जिसमें किसानों को 1929 में स्टालिन के सामूहिकीकरण कार्यक्रम के तहत खेती करने के लिए मजबूर किया था। तो वह था कोलहोज। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रूसी क्रांति से प्रेरित एक भारतीय SD विद्यालंकर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? द रिबर्थ ऑफ रशिया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथन किसने कहा? श्रमिकों से संबंधित सभी जगह यहाँ जनता को कम से कम सज्जनों द्वारा निष्पक्ष नहीं किया जाता है। जो लोग अब तक जमाने से पृष्ठभूमि में रहते थे वे आज खुले में सामने आ गए हैं। मैंने अपने देश के किसानों श्रमिकों के बारे में सोचा। तो ये कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्साई की संधि के साथ जर्मनी ने अपनी उपनिवेश जनसंख्या सेना के साथ साथ अपने लोहे और कोयले को भी खो दिया। इसने अपने सहयोगियों कितना प्रतिशत लोहा खो दिया? तो 75%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वीमर गणराज्य ने एक विद्रोह को कुचल दिया जिसने शासन की सोवियत शैली की मांग की। इस विद्रोह का प्रयास युद्ध के दिग्गजों की मदद से किया गया था। कुचले गए संगठन की पहचान करें। तो वह मुक्त वाहिनी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जापानी नौसेना ने रूसी जहाजी बेड़े को वर्ष में पराजित किया? 1905 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रूस की क्रांति में सफरगेट आंदोलन से आप क्या समझते हैं? तो महिलाओं को मताधिकार प्रदान करने वाला आंदोलन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1914 में रूस में प्रमुख धर्म कौन सा था? तो रूस रूढ़िवादी ईसाई धर्म। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1914 से पहले रूस की राजनीतिक पार्टियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सभी राजनीतिक पार्टियां अवैध थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। खूनी रविवार ब्लडी संडे से जुड़े व्यक्ति अथवा स्थान की पहचान करें। तो वे थे फादर जियोर्जी ओपोलोनोविच गेपोन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रूस में सोशलिस्ट पार्टी 2 भागों में बटी हुई थी जिन्हें इस नाम से जाना जाता है। तो वह बोल्शेविक समूह और मोल्शेविक समूह। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नवंबर अपराधी किन्हें कहा जाता है? तो वह वाइमर रिपब्लिक को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 1917 की रूसी क्रांति का कारण नहीं था? तो चीन से रूस की हार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1917 में रूस की फरवरी क्रांति की कौन सी घटना सही है? तो इसमें दिए गए विकल्प सारे सही हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 15 मार्च 1917 को एक अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा किसने की? वह ड्यूमा ने की थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
रूस में अक्टूबर क्रांति के प्रभाव के बारे में क्या सही नहीं है? सरकार ने कारखानों के अधिग्रहण किया और उन्हें चलाया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मार्क्स और एंजल्स के लिए समाज को समझने में मूल प्रारंभिक बिंदु है जिसमें ये विकसित होता है आर्थिक ढांचा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिए गए विकल्प में से सही नहीं है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, नाजीवाद और हिटलर का उदय। तो पहला प्रश्न है, 9 नवंबर 1918 से पहले जर्मनी का सम्राट कौन था? वो था फ्रेडरिक एबर्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के वाइमर गणतंत्र का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? एबर्ट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में कौन से मित्र राष्ट्र? तो रूस, इंग्लैंड और फ्रांस। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के जिस समृद्ध प्रदेश पर अधिकार कर लिया था वे था राइनलैंड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वाइमर गणराज्य की सबसे अधिक आलोचना कब हुई? तो वर्साई की अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने के कारण। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में जर्मनी पर कितना हर्जाना डाला गया? 6 अरब डॉलर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संसार का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज वाला स्ट्रीट एक्सचेंज कहां पर स्थित है? अमेरिका में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1929 की आर्थिक मंदी के समय जर्मनी में बेरोजगारी की संख्या कितनी जा पहुंची? 60 लाख। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वाइमर संविधान की त्रुटि थी जो स्थायी शासन में बाधक थी, तो वह था आनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिटलर ने सबसे पहले सत्ता हथियाने की योजना कब बनाई जिसमें वह असफल रहा? तो 1923 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी में नाजीवाद एक जनव्यापी आंदोलन कब बना? महामंदी के दौरान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी संसद क्या कहलाती है? तो रिक्सटाग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिटलर द्वारा लिखित पुस्तक जिसमें नाजीवाद के सिद्धांत दिए गए हैं कौन है? मेरा संघर्ष मीन कैम्प। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिटलर जर्मनी का चांसलर कब बना? तो वह बना था 30 जनवरी 1933 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विशेष अधिकार इनेबलिंग एक्ट जिसके द्वारा हिटलर जर्मनी का तानाशाह बना कब पारित हुआ था? तो 30 मार्च 1933। अगले सवाल की ओर। हिटलर की गुप्तचर पुलिस को क्या कहते हैं? गास्टेपो। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिटलर के तूफानी दस्तों में शामिल था उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिटलर के सबसे बड़े शत्रु कौन थे? कम्युनिस्ट साम्यवादी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 28 फरवरी 1933 के फायर डिक्री द्वारा जर्मनी में किसका अंत हुआ था? नागरिक अधिकारों का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी ने राइनलैंड पर पुनः अधिकार कब किया? 1936 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सोवियत संघ ने जिस स्थान पर जर्मनी की भारी पराजय हुई थी वह था स्टालिनग्राड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर किसने बमबारी की? जापान ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिटलर किस जाति को सर्वश्रेष्ठ जाति मानता था? आर्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिटलर का संबंध निम्नलिखित में से किस जाति से है? नॉर्डिक जर्मन आर्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। यहूदी की बड़ी पैमाने पर हत्या करने के लिए हिटलर शासन द्वारा जिन गुप्त शब्दों का प्रयोग किया जाता वे थे फाइनल सोल्यूशन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नाजी जर्मनी में निम्नलिखित लोगों को घटिया या अवांछित माना जाता था? यहूदी या जिप्सी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिटलर का जर्मनी की शक्ति पकड़ने का मुख्य कारण क्या था? जर्मनी को विश्व शक्ति बनाने का आश्वासन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें किस पद को 1933 में राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने हिटलर को दिया था? तो वह था चांसलर का पद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से किस अधिनियम ने जर्मनी में तानाशाही लागू की? तो वह है विशेष अधिकार अधिनियम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1933 ईस्वी में जर्मनी ने राष्ट्रसंघ की सदस्यता को त्याग दिया क्योंकि उसे साम्राज्य विस्तार करना था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटना के परिणाम स्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब शामिल हो गया? पर्ल हार्बर स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर जापानी हमला। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की निम्नलिखित लड़ाई क्यों सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानी जाती है? स्टालिनग्राद की लड़ाई। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस घटना के परिणाम स्वरूप जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध में आत्मसमर्पण कर दिया? हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बमों की गिराया जाना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का प्रयोग किया? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी, इटली और जापान ने त्रिपक्षीय समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? 24 सितंबर 1940। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ट्रूमैन सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य क्या था? साम्यवाद की रोकथाम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस देश के बीच की लड़ाई को ओपियम वार का नाम दिया गया? ब्रिटेन और चीन की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी, इटली और जापान को संयुक्त रूप से किस नाम से जाना जाता है? धुरी राष्ट्र। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 6 अक्टूबर 1945 को पहला परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? तो हिरोशिमा में। हिटलर किस देश का तानाशाह था? जर्मनी का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध किस महाद्वीप में लड़ा गया? यूरोप में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिटिल बॉय क्या है? हिरोशिमा पर गिरा विखंडन बम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान भारतीय राष्ट्रीय सेना शामिल थी? विश्व युद्ध सेकंड में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं लिया? तो वह पुर्तगाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करने वाले सोवियत गणराज्य के पहले देश का नाम बताइए। यूक्रेन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध पर जर्मनी आक्रमणों से शुरू हुआ? पोलैंड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध कब तक लड़ा गया था? 1914 से 1918 तक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ शांति संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे? वर्साई की संधि पर। दोस्तों बढ़ते हैं DSSB में पूछे गए प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न है 28 फरवरी 1933 को वीमन गणराज्य ने संविधान प्रदत्त नागरिक अधिकारों का अनिश्चित काल के लिए निलंबन कर दिया था। ये किसके कारण हुआ था? फायर डिक्री की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कई जर्मन वासियों का मानना था कि विश्व युद्ध में पराजय एवं अपमानजनक वर्साई संधि के लिए उत्तरदायी था। वाइमर रिपब्लिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नवंबर के अपराधी किन्हें कहा जाता है? वाइमर रिपब्लिक को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 30 जनवरी 1933 को राष्ट्रपति हिडेनबर्ग ने डैश को कुलपति की पेशकश की थी? तो हिटलर को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मानव इतिहास में नाजीवाद सबसे क्रूर चरण था? निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन है उन्होंने यूरोप और उत्तरी अमेरिका के महाद्वीपों को एक विशाल दास शिविर में बदलने की कोशिश की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किसने कहा कि हमारे पीछे छोटे कीड़े हैं, मैंने उन्हें म्यूनिख में देखा है? तो ये हिटलर ने कहा था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इटली में फांसीवाद की स्थापना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिए गए सारे कथन सही हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बेनिटो मुसोलिनी ने भी एबिसिनिया इथियोपिया पर हमला किया 1935 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जर्मनी के साथ शांति संधि तैयार करने के लिए 18 जनवरी 1919 को मित्र राष्ट्रों का शांति सम्मेलन पेरिस में शुरू हुआ। शांति सम्मेलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इनमें सहयोगी शक्ति के साथ सम्मेलन में जर्मनी और अन्य केंद्रीय शक्तियों का प्रतिनिधित्व किया गया, ये बात सही है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में क्यों प्रवेश किया? तो जर्मनी पनडुब्बी ने अमेरिकी जहाज पर हमला किया था। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूरे पश्चिमी यूरोप को लगभग जीतने के बाद जर्मनी ने ब्रिटेन पर आक्रमण की योजना बनाई। ब्रिटेन की लड़ाई के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इसमें दिए गए सारे विकल्प सही है। अगला सवाल है। सोवियत जर्मन गैर आक्रामक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो वो किए गए थे 23 सितंबर 1939 को। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, अगले चैप्टर की ओर, जिसका नाम है वन्य समाज एवं उपनिवेशवाद। पहला प्रश्न है। तेंदुए के पत्तों का प्रयोग किस काम के लिए किया था? बीड़ी बनाने के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चॉकलेट में प्रयोग होने वाला तेल किससे प्राप्त होता है? साल के बीजों से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से वाणिज्यिक या नगदी फसल कौन सी है? तो वह उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कृषि भूमि के विस्तार का क्या बुरा परिणाम है? वनों का विनाश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 19वीं शताब्दी में इंग्लैंड के रॉयल नेवी के लिए जलयान निर्माण की समस्या उत्पन्न होने का कारण क्या था? अनेक वनों में कमी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1850 के दशक में रेलवे के स्लीपर किससे बनाए गए थे? सीमेंट से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चाय और कॉफी के बागान कैसे लगाए गए? वनों को साफ करके। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अंग्रेजों के लिए भारत में रेलवे का विस्तार करना क्यों जरूरी है? अपने औपनिवेशिक व्यापार के लिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में वनों का सबसे पहला इंस्पेक्टर जनरल कौन था? तो जर्मनी का डिट्रिक बेंट्रिच। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी? 1860 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय वन अधिनियम कब बना था? 1865 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। देहरादून की इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट में जिस वन्य प्राणी प्रणाली का अध्ययन कराया जाता था वे कहलाता था बागान वानिकी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1865 के वन अधिनियम में संशोधन कब हुआ? तो ये हुआ था
इनमें से किसी भी डेट में नहीं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सबसे अच्छे वन क्या कहलाते हैं? आरक्षित वन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कांटेदार छाल वाला वृक्ष कौन सा है? सैमूर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्थानांतरित कृषि को एक अन्य नाम से जाना जाता है झूम कृषि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्थानांतरित कृषि में किसी खेत पर कितने समय के लिए कृषि होती है? 2 साल तक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चाय के बागानों पर काम करने वाले समुदाय था संथाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संथाल परगना में ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध विद्रोह करने वाले वन समुदाय का नेता कौन था? सिद्धू। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बिरसा मुंडा ने जिस क्षेत्र में वन समुदाय के विद्रोह का नेतृत्व किया था वे था छोटा नागपुर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बस्तर में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का कौन नेता था? तो गुंडा ध्रुव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जावा का कौन सा समुदाय वन काटने में कुशल था? कलांग। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, आधुनिक विश्व में चरवाहे। पहला प्रश्न है, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ रहते थे? तो ये हैं जम्मू कश्मीर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग गर्मी में कहाँ रहते थे? कश्मीर घाटी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सर्दी में गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग कहाँ चले जाते हैं? शिवालिक की पहाड़ियों पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गुज्जर बकरवाल समुदाय के लोग किस तरह के जानवरों को पालते हैं? भेड़ बकरियां। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में किस प्रकार के समुदाय के लोग रहते हैं? गद्दी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गद्दी समुदाय के लोग सर्दी के मौसम में अपना समय कहाँ पर व्यतीत करते थे? लाहौल की स्पीसी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में कहाँ जाते थे? भाबर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गढ़वाल और कुमायूं के गुज्जर चरवाहे गर्मियों में अपने पशुओं को लेकर किस स्थान पर जाते थे? बुगियाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में कौन सा चरवाहा समुदाय रहता है? तो वह इनमें उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, चरवाहा कहाँ रहते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, धंगर जाना माना चरवाहा समुदाय कहाँ पर था? महाराष्ट्र में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, धंगर कोंकण में किस महीने में पहुंचते थे? नवंबर में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, गोल्डा समुदाय के लोग कहाँ पर रहते थे? कर्नाटक में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रायका समुदाय के लोग किस राज्य में रहते थे? तो वे राजस्थान में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रायका समुदाय के लोग ज्यादातर किस पशु को पालते थे? तो वे थे ऊंट। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजातीय अधिनियम कब पारित किया था? 1871 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1917 ईस्वी के बाद चरवाहों ने कौन सी नदी पर रोक लगा दी? सिंधु। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अफ्रीका में कौन सा समुदाय है? सभी। उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, उत्तरी कीनिया से तंजानिया के घास मैदानों को किस नाम से जाना जाता है? मसाई लैंड। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मसाई लैंड के 2 बराबर हिस्से कब बनाए गए? 1885 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सेरेंगेटी नेशनल पार्क किस देश में है? अफ्रीका में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मसाई समाज कितनी श्रेणियों में बटा है? 2। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, वरिष्ठ जन का मसाई समुदाय में क्या कार्य रहता है? विचार विमर्श का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कबीले की सुरक्षा और लड़ाई का कार्य मसाई समुदाय में किसका था? योद्धाओं का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, दुनिया की आधी से अधिक चरवाहा आबादी कहाँ रहती थी? अफ्रीका में। अगले सवाल की जो हमारा अंतिम सवाल है, सरकार ने अपने करिंदों के माध्यम से सीधे चरवाहों से कर वसूलना कब आरंभ किया? 1880 में। तो दोस्तों ये था हमारा NCERT क्लास 9 की इतिहास की पुस्तक समकालीन भारत और विश्व का MCQ रिव्यू। ऐसी ही और भी NCERT MCQ सीरीज की अगर आप लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।